क्या होता है जब एक गरीब लड़का अपनी मां की जान बचाने के लिए 75 साल की करोड़पति औरत से शादी कर लेता है, सिर्फ एक दस्तखत के बदले? कोई हल्की फुल्की लव स्टोरी नहीं है ये सौदा है जिंदगी के सबसे कड़वे सच से। राजीव सिंह, एक 26 साल का नौजवान, मां मौत के दरवाजे पर, बहन कॉलेज छोड़ने को मजबूर और खुद कर्ज में डूबा हुआ। तभी एक दिन दिल्ली की चाय की दुकान पर मिलती है एक बुजुर्ग औरत, सरिशा देवी चौहान। वो सब जानती है, राजीव का अतीत, उसका दर्द, और फिर देती है एक प्रस्ताव। मेरे नाम से शादी कर लो, बदले में तुम्हारा पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। राजीव मान जाता है। लेकिन क्या होता है जब वो हवेली जहां उसे ले जाया जाता है, वहां हर रात बंद दरवाजे से चीखें आती हैं? क्या होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं, एक कत्ल की कुंजी थी? और क्या होता है जब उस हवेली के सबसे गहरे राज्य में छुपा होता है उसके ही बाप का नाम? एक ऐसी कहानी जो शुरुआत होती है गरीबी से और खत्म होती है कानून के कटघरे में, जहां इमोशन है, साजिश है, और वो सच है जो बेटे को बेटे से और खून को नाम से अलग कर देता है। क्या होता है जब इंसान सौदे करता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन सच्चाई उसे लड़ना सिखा देती है? और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि जब हम आपके और आपके शहर के नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। राजीव सिंह की उम्र 26 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान किसी 60 साल के आदमी जैसी बैठ चुकी थी। वह हर सुबह एक नई चिंता के साथ उठता और हर रात किसी पुराने डर के साथ सो जाता। दिल्ली के एक सस्ते से मोहल्ले में उसकी जिंदगी 4 दीवारों के भीतर सिसक रही थी। मां लक्ष्मी देवी को कैंसर था, आखिरी स्टेज। दवाइयों के नाम सुनते ही जेबें खाली हो जातीं और डॉक्टरों की आंखों में वही पुरानी मायूसी लौट आती। बहन स्वाति, जो कभी आईआईटी जाने का सपना देखा करती थी, अब कॉलेज छोड़ने को मजबूर थी, क्योंकि फीस देने के लिए घर में एक चम्मच भी बेचने लायक नहीं बचा था। राजीव खुद वकालत की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। एक मामूली सी इंटर्नशिप करता था, जिससे बस घर में दाल आ जाए, वह भी कभी कभी। पिता की मौत के बाद परिवार पर 3 दशक पुराना कर्ज टूट पड़ा था। वो कर्ज जो कभी पिता ने एक कारोबारी के भरोसे उठाया था, अब राजीव के गले में फंदे की तरह कस चुका था। सूदखोर हर 2 दिन में दरवाजे पर आकर धमकियां देते, मां की दवाइयों की दुकान वाला अब उधारी पर दवा देने से मना कर चुका था, और बहन के कॉलेज से हर हफ्ते अंतिम चेतावनी का ईमेल आता था। राजीव का चेहरा अब डर से नहीं, शर्म से झुका रहने लगा था। उस दिन भी वैसी ही एक दोपहर थी। गर्मी की लहरें जैसे दिल्ली की सड़कों को चीरती जा रही थीं। कश्मीरी गेट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर राजीव वहीं 2 रुपए की कड़क चाय पी रहा था, जिसे दुकानदार अब भी उधार में दे देता था, इंसानियत के नाम पर। वो फाइल जो राजीव ने हाथ में थाम रखी थी, उसमें शायद अब तक दर्जनों बार रिजेक्ट हो चुकी अर्जियां थीं। जब चाय का आखिरी घूंट ले रहा था, तभी पास वाली मेज से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, राजीव सिंह, तुम्हारी मां का नाम लक्ष्मी देवी है ना? राजीव चौंका। सामने बैठी महिला करीब 75 साल की रही होगी। सफेद रेशमी साड़ी, मोतियों की माला और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जो जैसे सब जानता हो। राजीव ने झिझकते हुए पूछा, आप मुझे जानती हैं? तुम्हारी मां को ब्लड कैंसर है, बहन कॉलेज छोड़ने वाली है, और तुम खुद वकील बनने की राह में खड़े हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारे रास्ते से ज्यादा तेज भाग रही है, उसने कहा। राजीव ने समझा, शायद कोई स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है या फिर कोई समाज सेवा संस्था का ड्रामा। उसने उठना चाहा, लेकिन महिला ने हाथ से इशारा किया, बैठो, मेरा नाम सरिशा देवी चौहान है। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आई हूं, एक शादी का प्रस्ताव। राजीव की सांस जैसे अटक गई हो। वो हंस दिया। शादी? मुझसे? सिर्फ नाम की। कोई रस्में नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ कानूनी शादी। और बदले में तुम्हारी मां का इलाज, बहन की पढ़ाई, तुम्हारी फीस और वो कर्ज, सब खत्म। एक नई जिंदगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें मेरी हवेली में रहना होगा और मेरी मर्जी से।
राजीव ने पूछा। आपको इससे क्या मिलेगा? एक नाम। मेरी विरासत को सुरक्षित करने के लिए मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए जो मेरे मरने के बाद उस हवेली का मालिक कहलाए, और मैं चाहती हूं कि वो इंसान ऐसा हो जिसके पास खुद कुछ भी नहीं हो, ताकि उसे मेरी दौलत की भूख न लगे। राजीव चुप रहा। उसकी आंखें उस औरत में कुछ तलाश रही थीं, झूठ, फरेब, लालच। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। वह औरत जैसे थकी हुई थी, लेकिन अपनी बात में अडिग। अगर हां कहो तो ये पता ले लो, शाम 5 बजे मेरे वकील के दफ्तर आ जाना। नहीं आए तो समझूंगी मना कर दिया। इतना कहकर वह उठ गईं। राजीव वहीं बैठा रहा, जैसे किसी ने उसके होश छीन लिए हों। उसके जेब में अब एक चाय का खाली कप नहीं, बल्कि एक ऐसा कागज था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। रात को मां कराह रही थीं। बहन स्वाति चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। घर में दवाइयों की गंध और उदासी की परतें जम चुकी थीं। राजीव ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, अगर यह सौदा है तो क्या मैं बिकने को तैयार हूं? सुबह जब सूरज उगा, राजीव का चेहरा कठोर हो चुका था। वह तय कर चुका था। शाम को जब वह उस पते पर पहुंचा, वकील पहले से तैयार बैठा था। सिर्फ 3 कागजों पर दस्तखत करने थे, नाम, जन्मतिथि और सहमति। राजीव ने पेन उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने पहली बार अपने नाम के नीचे किसी और की पत्नी का नाम लिखा, सरिशा देवी चौहान। एक दस्तखत के बाद जिंदगी अब वहीं नहीं रहने वाली थी। शादी के नाम पर जो दस्तावेज राजीव ने उस दिन साइन किए थे, वह किसी समारोह या रस्म का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक मौन सौदे की मोहर थे। न कोई बारात, न मंडप, न गवाहों की भीड़। बस 3 कागज, 2 हस्ताक्षर और एक सफेद सन्नाटा, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को उलट दिया था। दिल्ली की गर्मियों वाली उस थकी हुई शाम में जिस चाय की दुकान पर उसकी किस्मत बदली थी, वहां अब वह कभी लौट कर नहीं गया। राजीव को शादी के 2 दिन बाद ही एक गाड़ी में बैठाकर जयपुर भेज दिया गया। शहर के बाहर एक ऊंचे पत्थरीले टीले पर बनी एक पुरानी हवेली, चौहान निवास, उसकी मंजिल थी। ड्राइवर ने बिना कोई बात किए उसे हवेली के गेट पर उतारा। जब वह नीचे उतरा तो हवेली को देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए पत्थर आ गईं। चारों ओर ऊंची दीवारें, संगमरमर से सजे गुंबद, लोहे का भारी फाटक और उसके ऊपर एक शेर की मूर्ति, जैसे कोई राजसी इतिहास अब भी सांस ले रहा हो। गेट पर मौजूद एक बुजुर्ग नौकर ने नाम पूछे बिना उसके लिए दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुसते ही जो पहली चीज राजीव ने महसूस की, वह थी एक अजीब सी ठंडक। बाहर गर्मी से झुलसा आसमान था, लेकिन अंदर जैसे बरसों से धूप नहीं आई हो। संगमरमर की फर्श से उसकी चप्पलों की आवाज भी जैसे डर कर दब गई। बड़े से हॉल में सरिशा देवी बैठी थीं, वही धवल साड़ी, वही ठहरी हुई आंखें और वही सख्त लेकिन ठंडी मुस्कुराहट। स्वागत है, उन्होंने कहा। अब ये हवेली तुम्हारा घर है, लेकिन कुछ जगहें हैं जहां जाना मना है। ऊपर की मंजिल का पश्चिमी हिस्सा, खासकर वो दरवाजा जो ताले में बंद है, उससे दूर रहना। राजीव ने पूछा नहीं कि क्यों, और सरिशा देवी ने समझाया नहीं। उसे हवेली का एक कमरा दिया गया, इतना बड़ा कि उसमें एक पूरा छोटा फ्लैट समा जाए। मखमली पर्दे, झूमर, इटली के फर्नीचर, किताबों की लंबी अलमारी और एक दीवार पर पुराने समय की तस्वीरें, लेकिन इन सब के बीच एक सूनापन था जो आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस होता था। पहली रात जब हवेली सो चुकी थी, राजीव नींद की कोशिश कर रहा था। तभी उसे फर्श के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लकड़ी की फर्श पर नंगे पांव चलती धीमी चाल, टिक टिक टिक। उसने चादर हटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन आवाज अचानक रुक गई। सुबह उसने नाश्ते की मेज पर बैठे राम प्रकाश नामक एक नौकर से पूछा, रात को ऊपर कोई चलता है? राम प्रकाश ने नजरें नीचे कर लीं, जैसे उसने कुछ अनसुना कर दिया हो। ऊपर का हिस्सा बंद है साहब। तो फिर आवाजें कैसी थीं? कभी कभी हवेली बोलती है, राम प्रकाश ने धीरे से कहा, और चुपचाप परोसने लगा। दिन में राजीव हवेली के अंदर घूमता। बड़े बड़े हॉल, लंबा लाइब्रेरी कक्ष, दीवारों पर टंगे पुराने हथियार, सोने और चांदी की बनी मूर्तियां, झाड़ फानूस, सब कुछ इतना भव्य लेकिन अजीब, जैसे हर चीज में कुछ कहना बाकी हो। एक खिड़की पर उसे एक पुराना पेंटिंग दिखा, सरिशा देवी और उनके पति किशन चौहान।
पेंटिंग में दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों में न जाने क्यों कोई दुख छिपा था। एक दिन जब वह वही पेंटिंग देख रहा था, सरिता देवी पास आकर खड़ी हो गईं। ये किशन है, उन्होंने कहा। राजीव ने पूछा, अब नहीं है? नहीं, 20 साल पहले इस हवेली में उनकी मौत हो गई थी। किसी को ठीक से नहीं पता कैसे। लाश नहीं मिली। कुछ कहते हैं वो खुद गए थे, कुछ कहते हैं उन्हें भेजा गया था। आपने कभी खोजने की कोशिश नहीं की? जो मर चुका हो उसे खोजने से क्या फायदा? सरिता ने इतना कहकर मुड़ गईं। उस रात हवेली की छत से फिर वही आवाज आई। इस बार सिर्फ चाल नहीं, एक धीमी आह भी, जैसे कोई बहुत थक गया हो और आखिरी बार कुछ कहना चाहता हो। राजीव दरवाजा खोलकर बाहर निकला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। दूसरी मंजिल के पश्चिमी कॉरिडोर में वह भारी दरवाजा बंद खड़ा था। उसके नीचे से एक ठंडी हवा बह रही थी और उसके ऊपर एक कैमरा टंगा था। लाल बत्ती जल रही थी। राजीव ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, पीछे से राम प्रकाश ने आवाज दी, रुकिए साहब। क्यों? मना किया गया है, ऊपर जाना सही नहीं है। क्या है उस दरवाजे के पीछे? राम प्रकाश चुप रहा। बताओ राम प्रकाश। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उस दरवाजे के खुलने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। राजीव के मन में अब एक बेचैनी घर कर चुकी थी। वह जानता था कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या और क्यों? दिनों दिन उस दरवाजे की छाया उसकी नींद में घुसने लगी थी। अब वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो एक रहस्य था जो उसे बुला रहा था, एक अतीत जिसे वो जानता नहीं था, लेकिन शायद उसका हिस्सा था। एक शाम लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब पढ़ते हुए राजीव को एक कागज मिला, हाथ से लिखा हुआ। जो दिखता है वही सच नहीं होता। हवेली के नीचे जो दबा है वही चौहान साम्राज्य की असली बुनियाद है। राजीव अब समझ चुका था, ये शादी, ये हवेली, ये दौलत, सब एक सतह है और उसके नीचे एक ऐसा सच दबा है जो सिर्फ एक दरवाजा खोलने से सामने आएगा। अब राजीव के लिए हवेली एक ठिकाना नहीं, एक पहेली बन चुकी थी। दीवारों की चुप्पी, फर्श की सरसराहट और ऊपर की मंजिल से आती परछाइयों जैसी आहटें उसके दिन रात को निगल रही थीं। पहले जिन गलियारों से वह शांति की उम्मीद करता था, अब वहां चलते वक्त उसके कदम धीमे हो जाते थे, जैसे कहीं कोई सुन न ले, देख न ले। और उस भारी बंद दरवाजे के आसपास तो जैसे वक्त ही थम जाता था। हर रात की तरह उस रात भी कुछ अलग नहीं था, सिवाय इसके कि दरवाजे के पीछे से आवाजें पहले से ज्यादा साफ और डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से लकड़ी की अलमारी सरका रहा हो या बिस्तर से नीचे उतरकर धीरे धीरे फर्श पर चला जा रहा हो। लेकिन यह आवाजें अचानक रुक जाती थीं, जैसे किसी ने कान लगाकर सुना हो कि कोई आ रहा है। उस रात जब हवेली की बत्तियां बुझ चुकी थीं और बाकी सारे नौकर अपने कमरों में चले गए थे, राजीव अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी चाल सावधान थी, लेकिन आंखें जिद्दी। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। ताले में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक हल्की रोशनी छन रही थी, पीली, कंपकंपाती, जैसे किसी पुराने दिए की लौ हो। राजीव दरवाजे के नजदीक झुका और कान लगाया। मुझे मत छोड़ो, मत, मत, मत। एक औरत की धीमी सी आवाज कांपती हुई सिसकियों के बीच दबी हुई। राजीव का पूरा शरीर जड़ हो गया। ये कोई कल्पना नहीं थी, न ही कोई पुरानी याद। ये आवाज जिंदा थी, मौजूदा थी। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। राजीव उछल पड़ा, मुड़कर देखा। राम प्रकाश। उसकी आंखों में डर का कोई नया ही रंग था। साहब, यहां मत आइए। क्यों? क्या है उस दरवाजे के पीछे? मौत। क्या मतलब? साहब, वो कमरा उन दिनों की गवाही है जिन्हें सब भूल जाना चाहते हैं, मगर वो कमरे भूलते नहीं। राजीव ने देखा, राम प्रकाश कांप रहा था, जैसे एक शब्द और कहे तो दीवारें चीख पड़ेंगी। उस रात राजीव सो नहीं सका। आंखें बंद करते ही वही आवाजें, वही परछाइयां, वही दरवाजा एक सवाल की तरह खड़ा हो जाता। अगले दिन उसने लाइब्रेरी में जाकर हवेली के पुराने नक्शे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां से दूसरी मंजिल का हिस्सा ही गायब था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को मिटा दिया हो। फिर उसने अलमारियों में बंद पुरानी किताबों की धूल भरी कतारों के बीच एक नीली जिल्द वाली डायरी पाई। बिखरे पन्ने, टूटी रीढ़
और अंदर एक मोड़ा हुआ कागज। कागज में लिखा था, वो रात अब भी मेरी रूह में बसती है। जब दरवाजा बंद हुआ तब सब कुछ खत्म हो गया, और तब से अब तक मैं खुद को इंसान नहीं कह पाई। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, लेकिन भाव, जैसे किसी की आत्मा ही कागज में उतर आई हो। राजीव ने उसी शाम सरिशा देवी से बात करने की ठानी। आपसे कुछ पूछना है, उसने कहा। तुम्हारे सवाल अब जरूरत से ज्यादा हो गए हैं राजीव, क्योंकि अब तक मुझे बस बातें मिली हैं, जवाब नहीं। सरिशा देवी की आंखों में हल्की सी चिंगारी चमकी, फिर वो ठंडी पड़ गई। वो दरवाजा खुला तो इस हवेली का सच भी खुलेगा, लेकिन सच ऐसा नहीं होता कि जानकर सुकून मिले, वह चीर देता है, भीतर से। राजीव खामोश रहा। उसने उनकी आंखों में देखा, वहां थकावट थी, पछतावा था, और शायद डर भी। सरिशा देवी उठीं, अलमारी खोली और एक छोटा सा चाबी का गुच्छा निकाला। अगर तुम सच ही चाहते हो तो ये लो, लेकिन याद रखना, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हें भी ढूंढ रहा है। राजीव ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसके हाथ में अब हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था। वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। जब सब सो गए, वह फिर उसी दरवाजे के पास पहुंचा। इस बार कोई रोकने वाला नहीं था, न राम प्रकाश, न आवाजें, सिर्फ वो और वो ताला। उसने चाबी घुमाई, एक भारी सी क्लिक की आवाज हुई। सांस थामकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही राजीव के सामने अंधकार की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जा सकती थी। कमरे में घुसते ही एक पुरानी सड़न की महक उसके नथुनों से होती हुई दिमाग में चुभने लगी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर बिखरे हुए कागज, फटी हुई किताबें, और एक कोने में धूल से ढंकी एक पुरानी मेज, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो या शायद रखने की हिम्मत नहीं की हो। लेकिन सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आई वो थी एक जंग लगा हुआ तिजोरी नुमा बॉक्स, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में उकेरा गया था, निजी किशन चौहान। राजीव ने झुककर जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसके भीतर से कुछ कागजात, एक वीडियो कैसेट और एक भारी सी लाल रंग की फाइल निकली। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी आंखों की रोशनी बदलती गई, हैरानी, डर, फिर गुस्सा। पहले दस्तावेज में एक पुरानी तस्वीर थी, किशन चौहान, सरिशा देवी और करण सिंह। राजीव का दिल एक पल को रुक गया। यह वही चेहरा था जिसे उसने अपने बचपन की आखिरी धुंधली यादों में देखा था, उसका पिता। तस्वीर के नीचे एक तारीख थी, 12 अगस्त 1995। साथ लिखा था, चौहान एस्टेट साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर का दिन। राजीव की उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने अगली फाइल खोली, एक पत्र जो शायद किशन चौहान ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था। अगर मैं किसी दिन मरा हुआ मिलूं, तो समझना यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। मैंने सब कुछ सरिशा के कहने पर करण के साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण इस खेल में फंस चुका था, या शायद वो भी उतना ही दोषी था जितना मैं। लेकिन मैं जानता हूं, मेरी मौत के बाद ये हवेली राज उगलना शुरू कर देगी। राजीव की सांस घुटने लगी। उसने एक पुरानी सी वीडियो टेप उठाई और कमरे के कोने में रखे एक पुराने वीडियो प्लेयर में डाली। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने राजीव की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह किशन चौहान का एक वीडियो रिकॉर्डिंग था। कैमरे के सामने एक थका हुआ चेहरा, आंखों में बेचैनी और होठों पर वो शब्द जो जैसे सीने में जमा पड़े थे। अगर यह वीडियो कोई देख रहा है, तो समझो मैं मर चुका हूं। इस हवेली में हर ईंट के नीचे एक सौदा दबा है। मेरे और करण के बीच जो साझेदारी थी, वो सिर्फ बिजनेस नहीं थी। हमने एक काले सौदे में हिस्सा लिया था, जमीन हड़पना, विरोधियों को रास्ते से हटाना, और उस सबसे बड़ा, सरिशा की मदद से एक आदमी को हमेशा के लिए गायब करना। वो आदमी अब भी जिंदा है या नहीं, नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, मैं अब इससे बच नहीं सकता। और अगर मेरी मौत हो, तो जान लो, इसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। वीडियो बंद हो गया। राजीव को ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो अब एक गवाह था, अपने पिता की कहानी का, अपने अतीत की असलियत का, और एक ऐसी सच्चाई का जिसे सबने दफन कर दिया था। कमरे में एक और अलमारी थी, छोटी, लोहे की, जिसमें फाइलें थीं।
उनमें एक बैंक स्टेटमेंट था जिसमें किशन चौहान के अकाउंट से करोड़ों रुपए करण सिंह के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। और फिर अचानक एक दिन करण सिंह का खाता बंद हो गया, मृत घोषित होने के 3 दिन बाद। राजीव का माथा ठनका। यह कैसे हो सकता है? क्या उसके पिता सच में मरे थे या उन्हें मरने पर मजबूर किया गया? फाइल के आखिर में एक पुलिस रिपोर्ट थी। करण सिंह की गाड़ी जयपुर अलवर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त पाई गई, लेकिन शव नहीं मिला। घटनास्थल से कुछ खून के नमूने मिले हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट अधूरी रही। राजीव अब कांप रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे। उसके दिल में एक आंधी चल रही थी। क्या उसके पिता आज भी जिंदा हो सकते हैं, या ये सब सिर्फ एक साजिश थी जिसमें एक आदमी को गायब करके बाकी सब ने अपनी सच्चाई छुपा ली? कमरे से निकलते वक्त राजीव ने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा, जैसे कोई वादा कर रहा हो। अब वो इस सच्चाई को दबाकर नहीं जी सकता। उसे जवाब चाहिए थे, सरिशा देवी से, खुद से, और उस नाम से जिसे वो अब तक सिर्फ बाप समझता था। नीचे आते ही उसने बैग में सारी फाइलें रखीं। अब वो सिर्फ हवेली का दामाद नहीं था, वो उस खानदान की हड्डियों में जमा जहर का जानकार बन चुका था। हवेली की दीवारें अब उसे अलग नजर से देख रही थीं, जैसे कह रही हों, अब तू भी हमारा हिस्सा बन गया है। उस रात राजीव ने पहली बार हवेली की नींद तोड़ी थी। अब तक जिस हवेली को वो किसी रहस्य की तरह जी रहा था, अब वह उसके सामने नग्न खड़ी थी, अपने सड़ते हुए सच, अधजले दस्तावेजों और उन फाइलों के साथ जो किसी जमाने में सिर्फ खुफिया अफसरों की मेज पर रखी जाती थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो वो था जिसने उसकी आत्मा की जड़ें हिला दी थीं। उसके पिता करण सिंह का नाम उन काले सौदों में, उन लेन देन के कागजों में और उन मरे हुए लोगों की फहरिस्त में। अब राजीव को तय करना था कि वह यह सब चुपचाप निगल जाएगा या फिर उन सवालों का पीछा करेगा जो उसके नाम, खून और आत्मा से जुड़े थे। अगले दिन सुबह होते ही वह हवेली की दीवारों से बिना नजर मिलाए सीधा नीचे के कमरे में गया, जहां राम प्रकाश बैठा सुबह की चाय बना रहा था। राजीव ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से झांका। राम प्रकाश, तुम मुझे सब सच बता सकते हो? तुम कब से इस हवेली में हो? 35 साल से साहब, उसने शांत स्वर में कहा। तो फिर तुमने वो सब देखा होगा जो कागजों में लिखा है। राम प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने सामने रखी थाली में चम्मच घुमाया, फिर धीरे से बोला, हवेली में जो भी हुआ है साहब, वो अब मिटाया नहीं जा सकता, पर जो बच गया है उसे समझने की जरूरत है। मेरा बाप करण सिंह, वो जो था, क्या वो सच में वैसा ही था जैसा इन फाइलों में लिखा है? जो फाइलें कहती हैं वो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन जो हवेली जानती है वो दूसरा। करण साहब एक अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने जिनके साथ हाथ मिलाया वो सब अपने हाथ खून से धोते थे। राजीव ने अब तय कर लिया था, वह इस लड़ाई को अपने कंधे तक लाएगा, और उसके लिए उसे जरूरत थी किसी ऐसे की जो जांच करना जानता हो। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया, विकास राव का, उसका बचपन का दोस्त, अब तहकीकात करने वाला पत्रकार। कई घोटालों को उजागर कर चुका था और एक जिद्दी आदत से मजबूर था, सच को उधेड़ना। विकास, एक केस है मेरे पास जो मेरा भी है, लेकिन इसमें जिंदगी और मौत दोनों की कीमत शामिल है। 2 दिन बाद विकास हवेली पहुंचा, चुपचाप, बिना किसी को बताकर। राजीव ने उसे ऊपर के कमरे में ले जाकर सब फाइलें, वीडियो और पुलिस रिपोर्ट दिखाई। विकास ने सब कुछ देखा, फिर कहा, राजीव, ये कोई आम जाल नहीं है। ये एक सिस्टम है जो सत्ता, दौलत और डर पर खड़ा है, और इसे तोड़ने के लिए सिर्फ दस्तावेज नहीं, रणनीति भी चाहिए। वे दोनों काम पर लग गए। पहले हवेली के नौकरों से अलग अलग बात की गई। राम प्रकाश तो खुल गया था, लेकिन बाकी लोग अभी भी डरे हुए थे। विकास ने एक पुराना कर्मचारी ढूंढ निकाला, चंदनलाल, जो हवेली छोड़कर अलवर जा चुका था। चंदनलाल से फोन पर बातचीत में एक और रहस्य खुला। सरिशा देवी ने किशन चौहान की मौत के बाद सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग्स नष्ट करवा दिए थे, लेकिन एक पुराना हार्ड ड्राइव कहीं हवेली में छुपा था जिसमें किशन और करण सिंह के बीच की बहस रिकॉर्ड हुई थी। राजीव और विकास ने हवेली का हर कोना छाना। एक पुरानी दीवार घड़ी के पीछे से उन्हें वह ड्राइव मिल गई, रबर से लिपटी, धूल में सनी हुई। ड्राइव चालू करते ही जो ऑडियो चला
उसमें किशन चौहान की आवाज थी, सरीशा, तुमने मुझसे झूठ कहा था। करण को तुमने मोहरा बनाया और अब मुझे भी मिटा रही हो। फिर सरीशा की आवाज ठंडी, सधी हुई। जो आदमी अपने गुनाह छुपाना चाहे, वो खुद मिटता है किशन। मैं तुम्हें सिर्फ इतिहास बना रही हूं। राजीव की आंखों में खून उतर आया। अब उसके पास फाइलें थीं, बयान थे, वीडियो थे, ऑडियो थे। अब सबूत मुकम्मल थे। विकास ने तुरंत दिल्ली लौटकर सबूतों की प्रतियां तैयार कीं और एक वकील से संपर्क किया। मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। शुरुआत में चुप्पी मिली, फिर खामोश धमकियां। लेकिन विकास और राजीव रुके नहीं। एक दिन अचानक पुलिस की एक टीम हवेली पहुंची। सरीशा देवी उस वक्त पूजा के कमरे में थीं। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके सामने वारंट रखा, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी? राजीव सामने खड़ा था, आंखें शांत लेकिन आत्मा गरम लावे की तरह। डरने का वक्त अब आपका है, उसने कहा। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई, उन्होंने राजीव को देखा और कहा, तुम समझते हो तुम जीत गए? राजीव ने सिर्फ एक बात कही, मैं सिर्फ अपना नाम वापस ले रहा हूं जो तुमने छीन लिया था। हवेली सील कर दी गई। फाइलें अदालत में पेश कर दी गईं। मीडिया में मामला गर्म हो गया। विकास की रिपोर्ट वायरल हो गई। जयपुर की हवेली में साम्राज्य की चुप्पी टूटी। एक बेटे की लड़ाई, एक विधवा की गिरफ्तारी। हवेली में अब वो गूंज नहीं थी जो कभी रातों में डर का सिरा पकड़कर राजीव को जगाया करती थी। अब वहां सील लगी दीवारें थीं, सरकारी ताले और पुलिस के कागजों से चिपकी हुई वो चुप्पी जो बताती थी कि एक राज अब सार्वजनिक हो चुका है। लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अदालत की चौखट पर वो सच ले जाना था जिसे हवेली में सालों से दफन किया गया था। राजीव और विकास ने एक मजबूत कानूनी टीम तैयार की। हर फाइल, हर ऑडियो रिकॉर्डिंग, हर बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज को क्रम में जोड़ा गया। केस का नाम बना राजीव सिंह बनाम सरीशा देवी चौहान। अपराध की धारा, आपराधिक साजिश, हत्या में सहभागिता, संपत्ति हड़पने की साजिश और सरकारी रिकॉर्ड में धोखाधड़ी। केस दर्ज होते ही पूरे जयपुर में हलचल मच गई। अखबारों के फ्रंट पेज पर सरीशा देवी की गिरफ्तारी की खबर थी। एक वक्त की समाज सेविका अब कानून के कटघरे में खड़ी थी। कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो सरीशा देवी एकदम शांत खड़ी थीं, वैसी ही जैसे हवेली में बैठती थीं, कम बोलती, ज्यादा देखती। जज ने चार्जशीट पढ़ी और कहा, यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये पूरे सिस्टम के इस्तेमाल का प्रतीक है। सरीशा देवी के वकील ने बचाव में कहा, यह सब एक भावुक बेटे की कल्पना है जो अपने पिता की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन जब कोर्ट में वो वीडियो चलाया गया जिसमें किशन चौहान खुद अपने डर, अपने पछतावे और अपने मारे जाने की आशंका को बयां कर रहे थे, पूरा कोर्ट रूम सन्न हो गया। इसके बाद बारी आई उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें सरीशा देवी कहती हैं, मैं तुम्हें सिर्फ इतिहास बना रही हूं। जज की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उन्होंने कहा, इतिहास को मिटाना आसान है, लेकिन कानून को नहीं। कोर्ट की कार्यवाही दिन ब दिन तेज होती गई। विकास ने अपने चैनल पर हर दिन की अपडेट्स दिखानी शुरू कर दी। लोगों में रुचि बढ़ी। मामला नेशनल न्यूज बन गया। अब यह सिर्फ राजीव की कहानी नहीं थी, यह एक प्रतीक बन चुकी थी, उस अन्याय के विरुद्ध जो अक्सर रईस हवेलियों की दीवारों में दबा रह जाता है। लेकिन इस सब के बीच राजीव एक सवाल से जूझ रहा था, करण सिंह की लाश आज तक क्यों नहीं मिली? पुलिस ने उस पुराने केस को फिर से खोला। अलवर हाईवे पर उस जगह खुदाई कराई गई जहां कभी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त पाई गई थी। वहां से एक पुराना लोहा, एक टूटी हुई अंगूठी और कुछ हड्डियां मिलीं, जिनकी डीएनए रिपोर्ट आखिरकार तैयार हुई। रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। हड्डियां किसी और की थीं। राजीव को एक और झटका लगा। क्या करण सिंह वाकई जिंदा है या उन्हें कहीं गायब कर दिया गया? सरीशा देवी अब भी कोर्ट में चुप थीं, लेकिन एक दिन जब राजीव ने उनसे जेल में मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लिया, तो उन्होंने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, तुम जिसे खोज रहे हो वो खुद को खो चुका है, और जो खो जाता है उसे पाने की चाहत सिर्फ दर्द देती है। राजीव ने पूछा, क्या मेरा बाप अब भी जिंदा है? उन्होंने नजरें उठाईं, लेकिन जवाब नहीं दिया। राजीव लौट आया,
लेकिन अब उसे पता था सरिशा ने जानबूझकर कुछ बचा रखा है। उसने अपने वकील से कहा कि कोर्ट में एक आखिरी गवाही की इजाजत मांगी जाए, जिससे वह सबको सामने लाकर पूछ सके क्यों और कैसे। अंतिम बहस के दिन कोर्ट में खचाखच भीड़ थी। मीडिया, आम लोग, पुराने वकील, पत्रकार, सब एक ही सवाल जानना चाहते थे। सच आखिर क्या है? राजीव ने अदालत में खड़े होकर कहा, मैं आज यहां सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में खड़ा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे पिता ने गलती की थी, लेकिन उन्हें गलती के लिए फंसाया गया या मजबूर किया गया, इसका हक मुझे जानने का है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सरिशा देवी को सजा मिले, मैं चाहता हूं कि वो नाम जो मुझे एक बोझ की तरह सौंपा गया, उसकी सफाई भी मेरी ही जिम्मेदारी हो। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, साक्ष्य पर्याप्त हैं। सरिशा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। हवेली और उससे जुड़ी संपत्तियां जब्त की जाती हैं। साथ ही करण सिंह की फर्जी मौत और संपत्ति के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए जाते हैं। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होते ही जब सरिशा देवी को हथकड़ी पहनाई गई तो उन्होंने राजीव को देखा और मुस्कुराकर बोलीं, अब तो तू जीत गया बेटा, लेकिन उस जीत की कीमत तुझे धीरे धीरे समझ आएगी। राजीव कुछ नहीं बोला। वो जानता था अब न्याय मिल चुका है, लेकिन सच्चाई की लड़ाई में सिर्फ दुश्मन नहीं, खुद के सवाल भी हारते हैं। सरिशा देवी को सजा सुनाए जाने के बाद हवेली में अब कोई नहीं बचा था, सिवाय उन दीवारों के जो बरसों से चुप थीं और अब अपनी चुप्पी को अंतिम बार सांस में बदल रही थीं। पुलिस के जवान चौहान निवास के हर कमरे को सील कर रहे थे। पुरानी फाइलें सरकारी गाड़ियों में भरी जा रही थीं और गेट पर कब्जे में की पट्टियां लटक रही थीं। कभी जिसे लोग रियासत कहते थे, वो अब एक सरकारी संपत्ति थी, कानून के आदेश की मुहर के साथ। राजीव ने एक आखिरी बार उस दरवाजे की ओर देखा, जिसे उसने पहली बार एक थके हुए बेटे की तरह खोला था, और अब वही दरवाजा उसके भीतर के इंसान को एक अलग रास्ता दिखा रहा था। उसे सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, आप अगर चाहें तो चौहान हवेली को अपने नाम पर स्थायी रूप से रख सकते हैं, बतौर उत्तराधिकारी। राजीव ने उस चिट्ठी को बहुत देर तक देखा। वो हवेली अब सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं थी, वो एक जख्म बन चुकी थी, एक ऐसा बोझ जो उसके कंधों से उतर भी जाए तो उसकी आत्मा में रह जाएगा। अगली सुबह उसने जिलाधिकारी को फोन किया, मैं हवेली नहीं चाहता, वो घर नहीं, एक कब्र है। कुछ दिनों बाद जब कोर्ट का आदेश पूरी तरह लागू हो चुका था और मीडिया की खबरें किसी नए सनसनीखेज मामले की ओर मुड़ चुकी थीं, राजीव ने अपना बैग उठाया। वह फिर से दिल्ली लौटा, उसी जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब उसका चेहरा वही नहीं था। आंखों में एक थकन थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी चमक भी जो तब आती है जब कोई इंसान अपने भीतर के गड्ढे को पार करके लौटा हो। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लॉ कॉलेज में टॉप किया, फिर धीरे धीरे एक नई दुनिया बनानी शुरू की, जहां लोग कानून से डरे नहीं बल्कि उसे समझें। 2 साल बाद उसने सत्य न्याय नाम की एक लीगल फर्म शुरू की, उन लोगों के लिए जो आवाज नहीं उठा सकते थे, जिनके पास कोई फाइल, कोई वकील, कोई अखबार नहीं था। उसकी फर्म गरीबों, पीड़ितों और लुटे हुए किसानों के मुकदमे लड़ने लगी। फिर एक दिन वो मिला अननीता पटेल से, एक डॉक्टर जो खुद भी अपने बीते वक्त से लड़कर आगे आई थी। दोनों की मुलाकात किसी केस में गवाही के दौरान हुई थी, और फिर वो गवाही रिश्ते में बदल गई। राजीव और अननीता ने सादगी से शादी की, इस बार बिना किसी सौदे, बिना किसी डर, बिना किसी झूठ के। विवाह के 1 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। राजीव ने उसे गोद में उठाया, बहुत देर तक देखा, और पहली बार बहुत सालों बाद उसने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ करण सिंह का बेटा नहीं, मैं खुद अपना नाम बनाऊंगा, बिना किसी साए के। वो जानता था कि अतीत कहीं नहीं जाता, वो हमारी चाल में छुपा रहता है, लेकिन अगर इंसान उसके ऊपर चलना सीख ले तो वही अतीत रास्ता बन जाता है। वो हवेली अब एक सरकारी संग्रहालय बनने की प्रक्रिया में थी, ताकि लोग जान सकें कि एक नाम, एक संपत्ति और एक झूठ के पीछे कितनी जिंदगियां तबाह होती हैं। राजीव ने वहां फिर कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि अब उसे किसी दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं थी।
उसने अपने जीवन का सबसे भारी दरवाजा पहले ही खोल दिया था, अपने भीतर का। और उसके पीछे से जो उजाला आया, वही अब उसका नाम था।